Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. हेलो एंड वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है स्टीवन सर मेक्स इट ईजी पे। आज का कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। महाराष्ट्र बोर्ड 12th स्टैंडर्ड OCM का सब्जेक्ट और तीसरा चैप्टर जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट आपका प्रोनाउंसिएशन जिस तरह होगा चलेगा, जो मैं समझा रहा हूँ वो आपके इस डिपार्टमेंट के पल्ले पड़े हमारे लिए उतना काफ़ी है। तो ये तीसरे चैप्टर की शुरुआत है। ये जो चैप्टर है 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया है। इसका जो पहला हिस्सा है, आपको एक एंटरप्रेन्योर होता कौन है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी खूबियाँ क्या होनी चाहिए, उसके फंक्शंस क्या होने चाहिए, उसके क्वालिटीज़ क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको इस चैप्टर के आधे हिस्से में मिल जाएगा। दूसरी बात, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट मतलब एंटरप्रेन्योर को बनाया किस तरह जाता है, या जो होते हैं उनकी मदद उनके विकास में किस तरह की जाती है। ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में इस चैप्टर के दूसरे भाग में आपको समझाया जाएगा। आज हम इसके पहली चर्चा पर, पहली टॉपिक पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ओके, उसके पहले एंटरप्रेन्योर ये जो शब्द है इसका हम थोड़ा इतिहास समझ लेते हैं, क्योंकि 16वीं, 17वीं, 18वीं, 21वीं सदी में अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग दूसरे लोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया है। शुरुआत 16वीं सदी में फ्रेंच जो लोग थे, ओके, उन्होंने एंटरप्रेन्योर इनका इस शब्द का इस्तेमाल किया उन लोगों के लिए जो युद्ध में अपने लोगों का नेतृत्व करते थे या वो लीडर थे। उसी तरह थोड़े आगे जाकर 17वीं सदी में वही फ्रांस में जो लोग कॉन्ट्रैक्टर होते थे या आर्किटेक्ट, मतलब जो नक्शा बनाते थे महलों का, घरों का, रास्तों का, विभिन्न चीज़ें, इन लोगों को एंटरप्रेन्योर कहा जाता था। थोड़े आगे जाकर जो इकोनॉमिस्ट है, जो पढ़े लिखे लोग 19वीं 18वीं सदी में, उन्होंने अपनी अपनी सोच के हिसाब से, तो सर रिचर्ड कैंटिलोन और जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी अपनी किताबों में कि ये एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके बारे में अपनी अपनी सोच जाहिर की थी। हाँ,
हमारे पीछे एक ऐसे 21वीं सदी के मशहूर एंटरप्रेन्योर है। इनका नाम ऊपर है, नाम नहीं है, नाम बता देता हूँ, उनकी तस्वीर ऊपर है, इलॉन मस्क। अभी ये एंटरप्रेन्योर 21वीं सदी के एक प्रसिद्ध एंटरप्रेन्योर क्यों है काफ़ी लोग, बट ये काफ़ी प्रसिद्ध है। आप आगे जाके ये समझोगे कि एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान होता है जो एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा कंपनी, एक ऐसा व्यापार, एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा सर्विस मार्केट में लेकर आता है जिसमें रिस्क काफ़ी होता है। अभी मैं अगर इलॉन मस्क का एक उदाहरण आपको दूं, इनकी एक कंपनी जो काफ़ी प्रसिद्ध है, जो इलेक्ट्रिकल गाड़ियां बनाती है, वो है टेस्ला। इन्होंने जो गाड़ियों का इंडस्ट्री है उसको सिर के बल घुमा दिया है। एक ज़माने में जहाँ पर बाकी के जो प्रसिद्ध ऑटो मेकर्स है, वेदर वो Hyundai होगा, वो जनरल मोटर्स होगा, वो फोर्ड होगा, ऑडी, BMW, ओके, इन्होंने इन बड़ी कंपनीज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे जाकर इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ ही बिकेगी, लोगों को इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ पसंद आएगी। हाँ, इसके अलावा इनकी कुछ ऐसी कंपनीज है जो आप सुनोगे, या अगर आपको उसकी पूरी जानकारी नहीं है, आपको थोड़ा अचरज, थोड़ी परेशानी, थोड़ा असमंजस में आप ज़रूर पड़ जाओगे। जैसे इनकी एक कंपनी ऊपर है SpaceX। अच्छा, नासा के जैसी ही कंपनी है जो रॉकेट लॉन्च करती है और सैटेलाइट्स को स्पेस में छोड़कर आती है। नासा जितने भी अपने रॉकेट्स को ऊपर भेजती है, ऊपर पहुंच जाती है, अपना काम करती है, पर नीचे आते आते उसका पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन, विनाश हो जाता है। मतलब वो जो खर्चा उसके ऊपर किया गया है, ओके, उसका ईंधन तो पूरा जाता ही जाता है, बट जो वो रॉकेट है एक टुकड़े में नीचे नहीं आ पाता है। तो हर लॉन्च के लिए एक नया रॉकेट बनवाना पड़ता है जिसमें सैकड़ों डॉलर खर्चे हो जाते हैं। SpaceX मतलब इलॉन मस्क की सोच ऐसी थी कि उन्होंने कहा कि जो रॉकेट मेरा ऊपर जाता है, ऐसा क्यों नहीं है कि वो जैसा ऊपर जाता है वैसा ही नीचे आए। हाँ, मुश्किल है, बट पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। तो इन्होंने जो एक IT के इंडस्ट्री के इंसान थे, जब उन्होंने SpaceX की शुरुआत की, पूरी रीति से रॉकेट लॉन्च, स्पेस का पूरा अध्ययन किया, समझा, और इन्होंने ये कंपनी शुरुआत की जो आजकल नासा को टक्कर दे रही है और नासा के काफ़ी प्रोजेक्ट्स SpaceX को मिले हैं। इनकी टेस्ला सोलार नाम की एक कंपनी है जो पूरे घर को सोलार एनर्जी एक अलग रूप में देना चाहती है। और इनकी एक कंपनी जो मेरे पीछे है, बोरिंग कंपनी। अभी बोरिंग कंपनी से इनका ये मतलब क्या है, ये रास्तों के नीचे टनल बनाना चाहते हैं सिर्फ गाड़ियों के लिए, ताकि रास्ते के ऊपर जो ट्रैफिक जाम हो चुका है वो टनल्स के अंदर बिल्कुल भी कोई भी गाड़ी के लिए ना मिले। अब ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सोच है, ये जो कंपनियां हैं, बड़ी अलग है। इसमें पैसा बहुत जाता है और इसमें रिस्क काफ़ी होता है, नुकसान ज़रूर हो सकता है। बट इन्होंने, इलॉन मस्क की सोच इतनी तगड़ी है और इतना कॉन्फिडेंस अपने आप में रखते हैं, अपने थॉट प्रोसेस में रखते हैं कि इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से इन कंपनी में डाल दिया है और रिस्क लेने के लिए ये मंजूर है। मैंने इनके बारे में इतनी चर्चा क्यों की है, क्योंकि अगर आप एंटरप्रेन्योर का डेफिनेशन पढ़ो तो ये शब्द रिस्क आपको काफ़ी बार नज़र आएगा। यहाँ पे कहा गया है, A person who starts a business is willing to risk loss, नुकसान की वो तैयारी पहले से कर चुका है in order to make money। जी, अगर आप रिस्क ज़्यादा लेते हो तो जो पैसा है आप ज़्यादा कमा सकते हो। मैं जिनकी जिक्र कब से कर रहा हूँ, इलॉन मस्क, वो काफ़ी बार इन द वर्ल्ड, अच्छा, एक छोटे से देश में नहीं, पूरी दुनिया में टॉप पे अमीर लोगों की गिनती में आते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, बट मैं बोल सकता हूँ पहले 5 में तो उनका नाम होता है, क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया। उन्होंने ऐसी कंपनीज की शुरुआत की जो दूसरों ने सोचा ही नहीं, सुरक्षित है, सेफ है,
उन्होंने रिस्क लिया और अभी वो उसके लिए अपना पैसा कमा रहे हैं। तो आगे जाके कहा गया है एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स द विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल, एक आदमी की जो मन चाह है टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, कुछ नया शुरुआत करने की, बाय टेकिंग रिस्क। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी बार आएगा। अगर एक पिता है जिसकी 10 कंपनियां हैं, 10 के 10 कंपनी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बेटे हैं और वो अपने एक बेटे को अपना एक सक्सेसफुल कंपनी दे देता है, बेटे ये ले आपके लिए कंपनी, आप इसे आगे चलाए। क्या ऐसे बेटे को एंटरप्रेन्योर कहा जा सकता है? नहीं जी, क्योंकि उसमें कोई रिस्क नहीं है, उसने अपनी तरफ से कोई आइडिया नहीं लगाया है, बस बाप की देन है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योर वो है जो एक नए बिजनेस की शुरुआत करता है या मौजूदा प्रोडक्ट में कुछ बदलाव लेकर आना चाहता है, कुछ नया सर्विस लेकर आना चाहता है, कुछ ऐसा करना चाहता है जिसकी वजह से मार्केट हिल जाए। उसमें भले ही लॉस का पॉसिबिलिटी है, पर अगर वो सक्सेसफुल है तो पैसे भी काफ़ी कमाए जा सकते हैं। अलग अलग लोगों ने एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर के बारे में अपना डेफिनेशन दिया है। हावर्ड स्टीवनसन, इन्होंने अपना डेफिनेशन में कहा है एंटरप्रेन्योरशिप इज द परसूट ऑफ अपॉर्चुनिटी, मौका, बियॉन्ड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड। तो ऐसे दिशा में जाना, अपने आप को अपने ऐसे दिशा में रख देना जहां पर आप मौका ढूंढते हो। आप आगे जाकर आज के लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक में ये समझोगे कि एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान है जो अपने चारों तरफ देखता है कि ऐसा कौन सा मौका उसे मिले जिससे वो अपने बिजनेस को आगे ले जा सके। वेबस्टर डिक्शनरी में कहना है एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एक ऐसा इंसान है, कभी कभी 5, 6 या 10 लोग भी रहते हैं जिनकी सोच सेम होती है, हु स्टार्ट्स अ बिजनेस एंड इज विलिंग टू रिस्क लॉस इन ऑर्डर टू मेक मनी। पैसा कमाने के लिए जो रिस्क होता है वो उठाने के लिए वो मंजूर है, उसे कोई परेशानी नहीं है। आज हम कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जैसे अगर एक शादी होने वाली है ना लड़के और लड़की के बीच में, तो लड़की की कुछ तमन्नाएं होती है कि जिनके साथ में मेरे जीवन का बाकी का समय बिताने वाली हूँ, वो ऐसा होना चाहिए, वो वैसा होना चाहिए। उसी तरह जब एक एंटरप्रेन्योर के बारे में हम सोचते हैं, ये जो शब्द है और एंटरप्रेन्योरशिप, ये हमारे भारत देश में इतना जाना पहचाना नहीं है। हाँ, मैं कह सकता हूँ पिछले करीबन 15 या 10 सालों में इसकी गाड़ी ने, इसके विमान ने टेक ऑफ किया है और हमें काफ़ी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, क्योंकि ये एक आईटी का ज़माना है, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, काफ़ी आईटी कंपनीज, आईटी सर्विसेज से जुड़े हुए लोग अपने आप को एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर, ये सोच के अंदर डाल रहे हैं और नए नए कंपनीज, नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए सर्विसेज ये लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक एक एंटरप्रेन्योर का क्या? इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी। दूसरों से थोड़ा अलग सोचता है, उसकी सोच एक अलग स्तर की है, वो यहाँ वहाँ ऊपर नीचे मौक़ों को ढूंढता है कि वो अपनी जो कंपनी की शुरुआत उसने की है उसको, उस कंपनी को वो आगे कैसे लेकर जाया जा सके। तो जो दिमाग है उसका, ये वाला डिपार्टमेंट काफ़ी चतुर डिपार्टमेंट है। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो हम में से काफ़ी लोगों के पास नहीं है, पर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि जो हमारे नेता है, हमारे लीडर है, उनके पास होना चाहिए फ्यूचर विजन, दूर का दृष्टिकोण। मतलब कभी कभी कुछ लोग जो इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना, इंटरव्यू में उनको पूछा जाता है कि आप अपने आप को 5 साल बाद, 10 साल बाद कहाँ पर देखते हो। मुश्किल होता है ये समझना। कुछ लोग कहते हैं कि सर कल का पता नहीं, आज जैसा है हम वैसे जी लेते हैं। पर एक ऐसा इंसान जो अपने को 10 साल बाद कहाँ पर है देखता है, अपनी कंपनी को 10 साल बाद कहाँ पर देखता है, अगर ये कैपेबिलिटी, ये क्षमता अपने अंदर रखता है तो ये एक फीचर एक एंटरप्रेन्योर का ज़रूर होता है। उसके दिमाग में आज आइडिया है और वो आइडिया को वो किस तरह से एक्टिवेट करेगा, कार्य में लेकर आएगा और कौन सी कंपनी की शुरुआत करेगा और 10 साल बाद वो कंपनी किस चोटी पर रहेगी, ये नज़ारा वो ज़रूर देखता है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स हार्डवर्क। सीधी सी बात है जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना,
आपको थाली में तभी कोई चीज़ परोसा जाएगा अगर आपके माता पिता ने उसके लिए काम किया है। बट अगर आपको एक नई कंपनी, प्रोडक्ट, गुड्स का लॉन्च करना है, नया आइडिया आपको मार्केट में लेकर आना है, मेहनत काफ़ी करनी है। मेहनत शुरू से लेकर अंत तक, अंत तो होता नहीं है पर कंटिन्यूअस आपको मेहनत करनी है। आप ऐसे इंसान बनोगे जिसको वो कंपनी के कागजात, वो कंपनी की फंडिंग, पैसे कहाँ से आएंगे, वो कंपनी कहाँ पर शुरू होगी, वो कंपनी कैसे चलेगी, कैसे उसका ऑपरेशंस होगा, क्या डिपार्टमेंट रहेंगे, सारी चीज़ों के बारे में हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। तो एक एंटरप्रेन्योर में ये कैरेक्टर होना ज़रूरी है कि वो मेहनती इंसान है। उसके बाद चौथा हमारा कैरेक्टरिस्टिक, टेक्निकल नॉलेज। मैंने कुछ देर पहले इलॉन मस्क के बारे में कहा। अभी इलॉन मस्क ने जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस होते हैं, जो कोडिंग करके होता है, इसमें इन्होंने अपना एक लेवल बना लिया था। बट उसके बाद में जो कंपनी की शुरुआत उन्होंने की थी, पेपैल नाम की एक कंपनी थी, जो आप बोल सकते हो आपके यहाँ पे जैसे गूगल पे है, जैसे फ़ोन पे है, कुछ ऐसी ही कंपनी थी, पेमेंट्स के लिए काम आती थी। बेच दिया उन्होंने, काफ़ी पैसे उसमें से कमाए और फिर उन्होंने सोचा कि क्या करें। स्पेसएक्स की उनके दिमाग में आया, पर क्योंकि वो रॉकेट्स के बारे में, उस स्पेसशिप के बारे में, उस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते थे, उन्होंने ये कंपनी शुरू करने के पहले अपनी पूरी पढ़ाई इसके बारे में कर ली, ताकि जब वो इस कंपनी को लॉन्च करे, जब वो इंजीनियर्स को, साइंटिस्ट को, एस्ट्रोनॉट्स को वो अपॉइंट करे, जो बात करे उनके साथ में, जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है, उनको इंजीनियर्स के सोच को तालमेल तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो टेक्निकल ज्ञान होना, अगर आप एक गाड़ी चलाते हो और सिर्फ गाड़ी के बारे में आपको पता है ये स्टीयरिंग व्हील है, ये एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है, बोनेट खोलने के बाद अंदर क्या कहाँ पर है आपको कुछ नहीं पता, कभी ना कभी तो आपकी गाड़ी अटक ही जाएगी। टेक्निकल नॉलेज होना एक अहम कैरेक्टरिस्टिक है एक एंटरप्रेन्योर का। इसके बाद आगे कम्युनिकेशन स्किल्स, जी बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक लीडर वही इंसान बन सकता है जो भले ही वो खुद काम ना करे, पर जो काम उसको करवाना है वो दूसरों से करवा के ले। एक एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इंसान है जो बातचीत में, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, बोलने में, सुनने में, समझने में वो एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखता है। तो जो उसका आइडिया है, काफी लोगों के पास आइडिया होता जरूर है, बट अपने आइडिया को किन शब्दों में उन्हें दूसरों को प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, आइडिया होता है बट सभी के पास पूरा पैसा नहीं होता, तो उनको फंडिंग की जरूरत पड़ती है। तो वो बड़े बड़े कंपनीज के पास जाते हैं और वो अपने आइडिया का प्रेजेंटेशन देते हैं। जब वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उनको ऐसा कम्युनिकेट करना है कि देखो भाई, जो मेरा आइडिया है वो बेस्ट है, वो प्रोडक्ट में कुछ तो धमाल कर ही देगा और वो मुझे और आपको बहुत पैसे कमा के देगा, तो ही तो पैसे मिलेंगे, तो ही तो फंडिंग हो पाएगा। तो आपका कम्युनिकेशन आपके बाकी के लोगों के साथ में, आपके ऊपर के लोगों के साथ में, आपके नीचे के लेबरर्स के साथ में अच्छा होना चाहिए। एंटरप्रेन्योर की ये एक खूबी जरूर होनी चाहिए। हाईली ऑप्टिमिस्टिक, कौन एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान है जो बड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखता है। बुरा भी हो जाए, जब बिजनेस में कुछ बुरा हो जाता है ना, काफी लोग हैं, ये इंसान की नेचर है, फितरत है, क्या वो बोलते हैं ये तेरा कसूर है, ये तेरा कसूर है, ये तेरा कसूर है। वो किसी ना किसी के सिर के ऊपर उसे मढ़ देते हैं कि ये तेरा कसूर है। पर एक ऑप्टिमिस्टिक इंसान कौन होता है, वो बोलता है चलो भाई हो गया, क्या कर सकते हैं, बिजनेस है, अप डाउन होते रहता है, पर एक काम करते हैं, इसमें से पॉजिटिव क्या निकाल सकता हूं मैं सकारात्मक सोच रखता हूं, नकारात्मक नहीं, नेगेटिव नहीं। ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, मैं इसमें से मेरे बिजनेस के लिए, मेरे कंपनी के लिए क्या अच्छा उजागर उत्पन्न कर सकता हूं, चलो उसके बारे में, मतलब बुरे में भी ये भला सोचता है। ऐसा एक कैरेक्टरिस्टिक एक एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए। इसके बाद रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, जी सबसे इसका जो डेफिनेशन है उसी में दिया गया है। देखिए,
सारी चीजें जो भी एक इंसान करता है, सिंपल सी बात है, उठ के काम पर जाना, ऑफिस में जाना, दफ्तर में जाना, उसमें भी एक रिस्क होता है। खाना खाना, उसमें भी एक रिस्क होता है। आप बोलोगे सर इसमें क्या रिस्क है, मैं तो ये हर दिन करता हूं। भैया ऑफिस में जाना, एक्सीडेंट हो सकता है, भले ही वो 0.01% है। जब खाना खा रहे हो ना, गले में अटक सकता है, रिस्क है। तो उसी तरह एक एंटरप्रेन्योर जानता है कि जो मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं ना, उसमें थोड़ा नहीं, उसमें बहुत बड़ा रिस्क है, पर उसको एक कैलकुलेटेड रिस्क कहा जाता है। मतलब उसने पूरी पढ़ाई लिखाई कर ली है, उसने ऐसा नहीं है कि चल देखते हैं, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नुकसान नहीं। जो रिस्क है उसके वजह से नुकसान क्या हो सकता है, उसने उसका भी पूरा हिसाब लगा लिया है। तो उसके पास वो कैपेबिलिटी है, वो बोलता है लोगों को जिसके साथ वो कम्युनिकेट कर रहा है, देखिए रिस्क है। बट कितना रिस्क है? 2% का रिस्क है, नुकसान हो सकता है। 5% का रिस्क है कि ये असफल हो सकता है। पर रिस्क, उसे बेयर करने की कैपेबिलिटी एक एंटरप्रेन्योर में जरूर होता है। वो सोच के चलता है आगे कि अगर गड़बड़ी होगा, मुझे पता है उसके वजह से कितना नुकसान हो सकता है, उसमें से बाहर मुझे किस तरह निकलना है। आखिरी कैरेक्टरिस्टिक एक एंटरप्रेन्योर का, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सीधी सी बात है ना, जैसे मैंने कहा नेता से आप काफी चीजें एक्सपेक्ट करते हो, उसी तरह नेता से आप एक एक्सपेक्ट करते हो कि एक आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस का स्तर ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके अंदर या आपके नेता के अंदर या एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है उसके प्रोडक्ट का, अगर वो सोचता है आई कांट डू इट, इसके जगह पे कि आई कैन डू इट एंड आई विल मेक अदर्स आल्सो डू इट, तो बिजनेस आगे नहीं जाने वाला। उसका कॉन्फिडेंस उसके अंदर से बाहर छलकना चाहिए और वो दूसरों को क्या करना चाहिए, चुंबक की तरह खींचना चाहिए कि यार हमारा ये जो ओनर है ना, हमारा बॉस है ना, उसका आइडिया हमको पता इतना ज्यादा समझ में नहीं आया, पर बंदे में कॉन्फिडेंस बहुत है। हाँ, तो उस कॉन्फिडेंस में हम विश्वास करते हैं और वो जो कहता है, वो जिस दिशा में इस कंपनी को लेके जाना चाहता है, हम उस दिशा में उसकी पूरी मदद करेंगे। तो ये हुए अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, खूबियां आप कह सकते हो एक। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे पीछे ये शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच कर क्या रहा है, इसके दो अलग अलग सिचुएशंस ऊपर दिए गए हैं। हिंदी में एक कहावत है या कहाना कहा पे तो मैंने ऐसे सुना है कि एक शुतुरमुर्ग, एक ऑस्ट्रिच जब मुसीबत देखता है, परेशानी देखता है अपने आसपास, अपना सिर जो है नीचे कर लेता है, ओके, किधर छिपा देता है। इसका मतलब है वो ये बताने की या ऐसा करने की कोशिश या ऐसा सोचने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी परेशानी मेरे आसपास नहीं है। हमने आज एक एंटरप्रेन्योर के कैरेक्टरिस्टिक्स को समझा है। उसमें हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारा ये जो एंटरप्रेन्योर है, जो रिस्क लेने वाला है, वो घबराया हुआ है, बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल दूसरी तरीके का शुतुरमुर्ग होना चाहिए। मतलब अगर परेशानी आ रही है तो उससे दूर नहीं, उसकी ओर उसको भागना है और उस परेशानी का हल उसको ढूंढना है। तो ये जो फियरलेस ऑस्ट्रिच है आपको कैसे मदद करेगा, ये जो 8 मुद्दे थे कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करने में। जैसे हमेशा का हमारा ट्रेंड रहा है, ऊपर एक कोडवर्ड दिया गया है और उसमें जो हाईलाइट किया गया है उससे आपको ये 8 मुद्दे याद रहेंगे। हम तो ये पूरी ही कोशिश करते हैं कि आपके लिए ऐसा कोई ना कोई कोड या कोई ना कोई फ्रेज बनाए। तो यहाँ पर आपको ये कैसे याद रखना है। F से आपको आता है फ्यूचर विजन, आगे O से आपको हाईली ऑप्टिमिस्टिक, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टेक्निकल नॉलेज, रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल और आखिर में हार्डवर्क। थोड़ी हार्डवर्क हमारी तरफ से भी हुई है, मेरे टीम की तरफ से भी हुई है इसको बनाने में। हाँ, हम कोशिश करते हैं ये कुछ इस तरह से बनाया जाए ताकि ये आपकी थोड़ी मदद डेफिनेटली कर सके। इतने जो आपके थियरी के सब्जेक्ट्स हैं उसके अलग अलग आंसर्स के पॉइंट्स को आपको याद करने में। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर समझ आया है, तो लेक्चर को कृपया करके लाइक ज़रूर कर लीजिए।
अपने दोस्तों तक ये लेक्चर्स को और बाकी के जो सब्जेक्ट से सारे लेक्चर्स का जो प्लेलिस्ट आता है, ओके, आपको प्लेलिस्ट की कैटेगरी में ये सारा कुछ मिल जाएगा, उसे भी आप आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, ताकि ये जो लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड किए जाने रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके अलावा दूसरों को भी ये काम आ सके। अगर यहाँ पर आप पहली बार आए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को साथ में दबा लेना, ताकि YouTube आपको नोटिफिकेशन दे सके कि हम लेक्चर्स कब यहाँ पर अपलोड करते हैं। बाकी जो अपलोड की जानकारी है उसे टेलीग्राम के माध्यम के द्वारा भी हम ऑन अ डेली बेसिस अपडेट करते हैं, तो टेलीग्राम का इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आशा करता हूँ कि ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया है। जब तक हम दोबारा ना मिले, अपना ख्याल रखें, बड़ों का, छोटों का, परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखें। आपका दिन शुभ जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस। बाय फॉर नाउ।